गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज अपनी नई क्लास देखते हैं। और आज की हमारी जो क्लास होगी वह होगी विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग जब पिछली क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने विधायिका के अंतर्गत संसद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की थी, और संसद में भी हम लोगों ने राज्यसभा को पढ़ लिया था। अब जो आज की हमारी क्लास होगी उसको उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में, ठीक। और लोकसभा की क्लास होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब पढ़ेंगे हम लोग राज्य विधानमंडल, जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास हमारी है वह रहेगी लोकसभा की। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में, है ना। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है लोकसभा के में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा इसमें वो यही रहेगा कि लोकसभा के का जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। सेकंड हमारा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। और तीसरा हमारा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अहर्ता क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि लोकसभा की अवधि क्या होती है। और फिर रहेगा कि अगर संसद के सदस्यों का पद रिक्त हो जाता है उस स्थिति में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हमारा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, फिर अध्यक्ष की शक्तियाँ और इनके कार्य क्या होते हैं, इसको जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में, है ना। प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लिया, और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे लोकसभा महासचिव के बारे में। नेक्स्ट हमारा होगा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और तब हम जानेंगे लोकसभा की शक्तियाँ और उसके कार्य क्या हैं। और इसके अंतर्गत कुछ कार्य हैं उनको भी जान लेंगे, जो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विधायी शक्तियाँ, और दूसरा जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। उसके बाद फिर आपका आएगा वित्तीय शक्तियाँ, और उसके बाद आपका आएगा अन्य शक्तियाँ। तब जाकर के हमारा जो चैप्टर है वह पूरा होगा, ठीक है। चलिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा के गठन की बात को। तो लोकसभा का जो गठन होता है उसके क्या-क्या प्रावधान हैं, तो उसमें देखते हैं जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि जो हमारा लोकसभा का जो गठन की बात है वो अनुच्छेद 81 में बताई गई है, ठीक है। मतलब ये कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? 552। अच्छा, इस 552 में कौन-कौन लोग कहाँ-कहाँ से आएँगे वो बात भी हमने यहाँ पे लिख दी है। तो पहला पॉइंट पॉइंट यही लिखा है कि अनुच्छेद 81 एक के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। मतलब जो हमारे राज्य हैं भारत में, उन राज्यों से 530 मेंबर चुन कर के यहाँ पे आएँगे। और जो 81 एक का जो खा वाला पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से जो है प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा उनकी संख्या कितनी होगी? 20, ठीक है? से अधिक नहीं हो सकते। मतलब राज्यों से, नॉर्मल जो हमारे राज्य हैं उनसे 530 मेंबर, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 20 मेंबर चुन करके लोकसभा में आते हैं, ठीक है? और जो 2 मेंबर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है? और इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ देखिए लिखा गया है, ये जो मनोनीत कर सकता है ये वाली बात कब है? 2019 के पहले की बात थी। उसके बाद क्या हो गया है? उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 बना था, के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? अब ऐसा है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त है, ठीक है? उसके लिए हमें अलग से मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस नाते उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? तो अब आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो हमारे मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 552, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 थे वो आपके आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन था वहाँ से हो सकते थे, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है।
तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, उसको हम जो लोग अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, सांसद का चुनाव, ठीक है। लोकसभा में कौन बैठता है, सांसद लोग बैठते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखो कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। मतलब जनता सीधे अपने लोकसभा के जो मेंबर होंगे उनको चुनेगी, और उन मेंबर्स को क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। तो जो सांसद का चुनाव होता है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। दूसरा ये है कि लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवारों से अधिक मत या वोट पाता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहा जाता है। मतलब इसमें वही उम्मीदवार विजयी माना जाएगा जो अपने विपक्षी से ज़्यादा वोट पाए रहेगा, ठीक है। और इसका जो निर्वाचन की जो प्रणाली है उसमें कहा गया है, उसको हमने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि उसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। ये बात कही जा रही है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए उसको हम लोग जान लेते हैं। अर्हता क्या होती है? तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि उसकी जो उम्र है वह 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा गया है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक की तारीख से की जाती है। तो जो हमारा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्य तौर पे 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब आपको यह बात पता है कि यह एक अस्थायी सदन है तो इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात यह है कि लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका जो विघटन है वह 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। क्लियर है? और तीसरी बात यह है, और ये जो विघटन होगा वो कैसे होता है वो भी हमने लिख दिया है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। मतलब 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की जो अवधि है वह 5 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के परंतु में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो, और आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आई, तब लोकसभा की जो ये जो कार्यावधि है 5 वर्ष की, उसको हम बढ़ा करके 1 वर्ष और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 6 वर्ष का भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भारत में एक बार हो चुका है। और ये हुआ था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और तब जो है लोकसभा की जो कार्यवधि उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है वह जो लोकसभा की जो कार्यावधि है वो आपकी है 5 वर्ष की। तो इसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो वह भी जो है 5 वर्षों का ही होता है। लेकिन अगर वो इसके पहले भी अपनी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे करके जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पाँचवीं बात ये है कि ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, इस पर संविधान मौन है, ठीक है। ये जो 1 साल बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है, उसके बाद फिर 6 महीने वाली, तो उसको बढ़ाने के बारे में संविधान मौन है। अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बस शर्त यह है कि आपातकाल की उस घोषणा प्रवर्तन में हो, मतलब आपातकाल की घोषणा लागू हो, तो आपातकाल के दौरान 1 वर्ष फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, इस तरह से उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। ये बात। अब इतना सब जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट अपना जानते हैं संसद सदस्यों के का जो पद है वो रिक्त होना कैसे होता है।
तो पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक संसद में अनुपस्थिति की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर संसद सदस्य जो भी सांसद होता है हमारा, वह अगर 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुमति के बगैर अनुपस्थित होगा अपने सदन में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा यह है कि कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, कि आप सांसद भी रहो, आप विधायक भी रहो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तब, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है दोनों में एक साथ, मतलब एक जगह वो भाई साहब विधायक हैं और यहाँ पर वो सांसद हैं, तो इस स्थिति में दोनों में एक साथ, तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानसभा की सीट को खाली करना होता है। अन्यथा उसकी जो संसद की जो सदस्यता है, मतलब जो सांसद बनने वाले थे, उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा वो है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट जो है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इसमें देख सकते हैं जो सबसे पहला पॉइंट है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का ही सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है और उसी लोकसभा के सदस्य में से किसी एक मेंबर को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। और यहीं पर एक सवाल कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे जीवी मावलंकर साहब, एवं जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एम अनंत सयनम, ठीक है, अयंगर, सयनम अयंगर। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से लेके 1956 तक। और इसी के आगे लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 95(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। मतलब अगर अध्यक्ष का पद है तो उसका कार्यभार कौन देखेगा, उपाध्यक्ष देखेगा। और अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तब कौन देखेगा, तब राष्ट्रपति उसी लोकसभा से किसी एक मेंबर को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देंगे। और पॉइंट नंबर चौथा लिखा है कि अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो उस समय किसी एक व्यक्ति को इसका कार्यभार सौंपा जाएगा, जो कि वह जिस व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाएगा वही उस कार्य को देखेगा। ऐसा नहीं कि चाहे जो बैठ जाए, है ना। और पांचवा पॉइंट ये है कि ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होंगी। मतलब जब लोकसभा साहब नहीं अध्यक्ष साहब जब अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, उनको सारी शक्तियां वही मिलेंगी जो लोकसभा अध्यक्ष को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बात और भी देख लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से 2 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना। मतभेद की इस अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वो आपका है पॉइंट नंबर 2 कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। अभी ये पिछले 2-3 सालों में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है आप लोगों से, जो हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में यदि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तब सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह अध्यक्षता करता है लोकसभा का
अध्यक्ष। जब कभी किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बात नहीं बनती है, तब क्या किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, और एक साथ जब बैठाया जाएगा तब अब इस अ, निकाय का या जो ये जो समिति हमारी बनेगी जहाँ पे दोनों लोग एक साथ बैठेंगे, अब इसकी जो संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साहब, ठीक है? और ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और चौथा पॉइंट ये है कि किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। यदि कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के जो मत हैं वो बराबर हुए, तब इस अवस्था में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह अपना मत दे करके उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। तो उसका जो मत होगा वो जिस पक्ष में जाएगा वही प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्हरता, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन है ना, पर फैसला कर सकता है। ठीक, ये मतलब जब दल बदल वाला नहीं होता कि एक पार्टी में आज आप हैं, फिर कल आप उसमें गए, फिर इसमें आए, फिर उसमें गए, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें अगर आपको डिस्क्वालीफाई करने की बात आएगी तो कौन करेगा? वो करेंगे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साहब। ठीक, और बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो इसमें लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। यह भी जो है इन्हीं का काम है, किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। और पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति है ना, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य होते हैं गणपूर्ति में, ठीक है, जिसको हम लोग कोरम भी बोलते हैं। अगर नहीं है, अगर इतने लोग नहीं हैं, ठीक है, अगर जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसमें कुल सदस्यों की 1/10 लोग अगर नहीं है, तब जो है बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग अनुच्छेद 103 के तहत अंतर्गत बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। मतलब जो हमारे लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसका अगर 1/10 लोग लोकसभा में नहीं हैं, तब तक के लिए वो जो सभा हमारी होगी वह स्थगित मानी जाएगी। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला साहब, ठीक है। तो आज की डेट में जब मैं 2024 में इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तब लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला साहब हैं। लेकिन जब आप मान लीजिए इस वीडियो को आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी अगर देखते हैं, उस समय अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उस समय के जो वर्तमान अध्यक्ष होंगे आप उन्हीं को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसको ये चूँकि ये जो पद है ये अपडेट होता रहता है ना? चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर के बारे में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, छोटा-सा पॉइंट है, इसको बस समझ लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में कहा गया कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सामान्यतः लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इनका काम क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई। अब हम जानते हैं अगला, जिस प्रकार से हमने राज्यसभा में महासचिव की बात की थी उसी प्रकार से लोकसभा में भी एक सचिव साहब होते हैं जिसको लोकसभा महासचिव कहा जाता है। इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया पॉइंट नंबर 1 कि लोकसभा का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है लोकसभा महासचिव होता है। इसको चुनने और नियुक्त करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक, जैसे वहाँ पे राज्यसभा के सभापति को था उसी प्रकार से यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को इस काम का दायित्व दिया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि महासचिव का जो पद है वह एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है एवं यह संसद का अस्थायी अधिकारी भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकसभा का एक महासचिव भी होता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद फिर हम लोग जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है। और इतना पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब हम जानेंगे लोकसभा की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। ठीक,
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी है और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? तो जो पहला पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा लोकसभा सदस्य ना होने पर अपना पद रिक्त कर देता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो लोकसभा का मेंबर होगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप उस पद से हट जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष साहब उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष साहब अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से जान दें कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अपने उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वह अपने अध्यक्ष साहब को देता है। ठीक है, ये चीज़। और जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 3 कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। अगर इनको हटाना है तो उसके लिए जो संकल्प पारित करना पड़ेगा बहुमत से। ठीक है। और चौथी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु शर्त यह है कि यह कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना इनको देनी होगी। किसको? अध्यक्ष साहब को और उपाध्यक्ष साहब को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी कि सर 14 दिन बाद आपको हम हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक। और पांचवी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है एवं इस संदर्भ में संसद में उस पर मतदान नहीं होता है। ठीक है। भारत जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हमारा होगा उसको भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। और छठी बात यह है कि लोकसभा में उसके कार्यों व आचरण के संबंध में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही कोई आलोचना की जा सकती है। ठीक है। तो ये पावर्स हैं किसकी? लोकसभा के अध्यक्ष की। ठीक है। और उनके पद की बात हमने कर ली, उनके हटाए जाने की प्रक्रिया की बात कर ली। अब आज के क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लोकसभा की जो शक्तियां हैं और उसके कार्य क्या हैं। ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो इसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का एक लोकप्रिय सदन है एवं उसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। और उन शक्तियों को हमने आगे लिख दिया है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां और भी तमाम हैं। तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। चलो, तो जो सबसे पहली शक्ति है वो क्या है? विधायी शक्तियां हैं। अब विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट यह है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 धन विधेयक अनुच्छेद 110 तथा वित्त विधेयक प्रकार 1 या टाइप 1 सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है। मतलब अगर कभी भी धन विधेयक को पेश करने की बात आएगी तो लोकसभा में ही वह पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए, आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है कि किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद 108 बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है और लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। ठीक। और चौथा पॉइंट यह है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़ करके अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन धन विधेयक और संविधान के संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये तो हो गई विधायी शक्तियां। अब हम लोग जान लेते हैं क्या? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। इसमें छोटा सा पॉइंट है कि चूंकि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए सरकार तथा अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। ठीक है, ये बात हो गई। और नेक्स्ट हमारा है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है, जबकि राज्यसभा में कम शक्तियां हैं, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट है वो है अन्य शक्तियां। तो अन्य शक्तियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
इसमें लिखा गया है कि लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा ना करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। देख रहे हैं कि अगर राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए जो पारित प्रस्ताव है उसमें यदि लोकसभा अपना अनुमोदन ना दे तो उपराष्ट्रपति साहब को आप हटा नहीं सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर था लोकसभा, तो वह अब पूरा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी लोकसभा की, जो हमारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक है। और वो पीवाईक्यू भी कौन से, जो आपके यूपीएससी के हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस के, आपके जो 8 हिंदी भाषी राज्य हैं उसके स्टेट पीसीएस के, आपके 2 आरओ, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश, साथ में आपका बीईओ और लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश के। तो इन सारे जो जितने भी एग्जाम्स हैं, 13 एग्जाम हैं, इन सब के हम लोग पीवाईक्यू अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।